बेसिकली जो एनेस्थीसिया प्लानिंग होती है वो होता ये है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस विच यू कैन फेस इन दैट केस, ठीक है। तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस की बेस पे आप रिस्क फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं कि जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, जिनमें से कोई चीज़ हो सकता है आपको कोई रेफर करनी पड़े, कोई चीज़ आपको ऑप्टिमाइज करनी पड़े, ठीक है। और कोई आपको अपने एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को यूज़ करना पड़ेगा जिससे आप उन रिस्क फैक्टर्स को टैकल कर सकें, ठीक है। हो सकता है कि कोई केस आपको कैंसिल करना पड़े, हो सकता है कि कोई जो है वो केस में आपको कोई पेशेंट को आपने को कुछ ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़े, ठीक है। तो ये उसकी थ्योरी है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने पिछली 3 से 4 सेशंस हम लोगों ने पहले किया था, जिसमें हमने सारी प्री ऑपरेटिव एवेल्युएशन को हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से टच किया था, ठीक है। तो जिसने वो अटेंड नहीं किया वो उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकता है, ठीक है। तो उससे वो चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे अगर हम कार्डिक रिस्क को स्ट्रेटिफाई करें तो कार्डिक रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से जो हैं कंडीशंस जो हैं वो कार्डिक रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं। सर रीसेंट एमआई जी, और डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर और 2 और है वेल्वुलर डिजीज, सारी वेल्वुलर डिजीज, डिकम्पनसेटेड या क्या कहेंगे ये जो आप बता रहे हैं ये क्या कार्डिक रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं या इनको लिए कुछ और लफ्ज कहा जाता है? सॉरी ये तो वो एक्टिव कार्डिक कंडीशन जी, एक्टिव कार्डिक कंडीशन, ठीक है। एक्टिव कार्डिक कंडीशन बता रहा हूँ, एक्टिव कार्डिक कंडीशंस है, ठीक है। तो एक्टिव कार्डिक कंडीशंस में को कुछ किताबों में मेजर कार्डिक प्रिडिक्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर होता है, अनस्टेबल इंजाइना होता है, रीसेंट या एक्यूट एमआई होता है, सिवियर वैल्वुलर डिजीज होता है, सिवियर एरिथमियाज होते हैं, सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, एसवीटी, वीटी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन हमने इन चीज़ों को रूल आउट करना होता है। उसके अगले स्टेप में जिनको इंटरमीडिएट कार्डिक प्रिडिक्टर्स कहते हैं या क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, और इनके साथ अगर सर्जिकल रिस्क, इमरजेंसी रिस्क सर्जरी आ जाए तो उसको रिवाइज कार्डिक रिस्क इंडेक्स कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं सर? उनमें ओल्ड एमआई, स्टेबल एंजाइना और नहीं हो रहा दिमाग में, ये दिमाग में आपके हर सूरत होनी चाहिए क्योंकि ये तो मैं तोते की तरह हटवा चुका हूँ आपको। राइट सर, सही कहा आपने। ठीक है, स्टेबल एंजाइना का क्या मतलब है? स्टेबल एंजाइना के लिए क्या लफ्ज बोल रहे हैं? स्टेबल एंजाइना जो एक्सर्शन पे हो, अनस्टेबल ऑन रेस्ट हो, तो ये वाला स्टेबल लेने उसके लिए ज्यादा बेहतर आपको क्या बताया था? एक सेकंड, किस बेस पे हम कहते हैं एंजाइना को इस तरह? Canadian class 1 and 2 is minor intermediate cardiac risks या clinical risk factors, और जो angina class Canadian class 3 and 4 वो है आपका एक्टिव कार्डिक कंडीशन। इसी तरीके से कंपनसेटेड हार्ट फेलियर है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन फॉर कार्डिक फेलियर क्लास 1 and 2, एंड जो डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है वो है क्लास 3 and 4, ठीक है। उसके बाद ओल्ड एमआई, वहां पे रिसेंट या एक्यूट एमआई है, यानी कि एमआई विद इन 1 वीक एंड और एमआई विद इन 1 मंथ, ठीक है। और जो यहाँ पे है आपकी जो क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स के अंदर वो है आपका ओल्ड एमआई, ठीक है। उसके अलावा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस है,
और हाइपरटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन नहीं है। हिस्ट्री ऑफ सीवीए है और रीनल फेलियर विद क्रेटिनिन मोर देन 2। हाइपरटेंशन इज नथिंग। हाइपरटेंशन या ये जो सारी चीजें जिनको पहले कहा जाता था माइनर, ये बेसिकली दिस दे आर नोवेयर नियर। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन जो क्राइसिस होता है जिसकी वजह से एमआई हो रहा है या जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, वो रिस्क फैक्टर बनेगा। ठीक है। और उसमें जो है इसी तरीके से पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एस्थमा, सीओपीडी। एस्थमा इज पल्मोनरी रिस्क फैक्टर। कैसे? जी, एनीवन? अजहर आप बताओ। जी, आवाज आ रही है अजहर? आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक आपका म्यूट है। देखें, ये जो लोग पहले से अटेंड कर रहे हैं, जिनको मैं ये न्यूमरस टाइम बता चुका हूं, उनको तो आंसर देना चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि मेरे इतनी दफा बताने का कोई फायदा तो नहीं हुआ। सर सीओपीडी है, सिगरेट स्मोकिंग है, तो पीडी ओल्ड एज है। नहीं, लेकिन इसको किस तरह से आप क्लासिफाई करते हैं? पेशेंट रिलेटेड, सर्जिकल रिलेटेड, एनेस्थीसिया रिलेटेड? ऐसे नहीं करते? जी जी सर। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में कौन कौन से होंगे? तो ये सीओपीडी, सिगरेट स्मोकिंग, एज, ओबेसिटी है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, और सर्जिकल रिलेटेड क्या रिलेटेड होंगे? में चेस्ट, थोरेसिक सर्जरी होगी, थोरेसिक सर्जरी हो गई, और अपर एब्डोमिनल सर्जरी, वेरी गुड, और कार्डियोवैस्कुलर, कैबेज वगैरह जैसे। सर कार्डियोवैस्कुलर यानी कैबेज या वेल्व वो सर्जरी। आपने कार्डियोथोरेसिक बता दी ना। अच्छा ठीक, कार्डियोथोरेसिक, ओके सर, अभी तो यही दिमाग में है। क्या एल्ब्यूमिन होता है? ये क्या नाम है उसका, इमरजेंसी सर्जरी में होता है पल्मोनरी फैक्टर? जी सर, इमरजेंसी सर्जरी एज वेल। ठीक है। पल्मोनरी जो क्या नाम है उसका, वैस्कुलर सर्जरी है। ठीक है। और पेशेंट रिलेटेड के अंदर ओल्ड एज, सीओपीडी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लो एल्ब्यूमिन। ठीक है। तो और इसके अलावा कोई पल्मोनरी फैक्टर्स? लेप्रोस्कोपिक डीवीटी, सर्जरी? प्रेगनेंसी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी है ऑफ कोर्स। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। उसके बाद जो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन होती है, उसके अंदर जो है वो रिस्पिरेटरी पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। राइट सर, बिल्कुल। तो मतलब लाइक है कि ये इस तरीके से आपको इसको चॉक आउट करने हैं। अच्छा, रीनल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एनसेड यूज, हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया, इमरजेंसी सर्जरी, देखें, और फिर आप बेतरतीब बता रहे हैं। अभी मैंने आपको पहले पिछले वाले में भी हिंट बताया है कि आपने उसको डिवाइड करना है, पेशेंट फैक्टर, एनेस्थेटिक फैक्टर, सर्जिकल फैक्टर, फिर आप उसी तरीके से बेतरतीब शुरू हो रहे हैं। yes, तो कौन कौन सी सर्जरी होती हैं जो
जिनके अंदर रीनल इमरजेंसी सर्जरीज, हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया सर्जरीज नहीं, एक सेकंड होंगी। हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक फैक्टर, हाइपोवोलीमिया एनेस्थेटिक फैक्टर, किडनी हाइपोपर्फिन एनेस्थेटिक फैक्टर। सर्जरीज कौन कौन सी होती हैं जिनके अंदर रीनल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? इमरजेंसी सर्जरी है। एक बात हो गई, और सर ये कोई वैस्कुलर सर्जरी जिसमें एंड कैरोटिड एंड आर्किटेक्टमी हो गई, इस तरह की सर्जरी कैरोटिड एंडोटेक्टमी या एओर्टिक वैस्कुलर एन्युरिज्म सर्जरी? हाँ, जिसमें ब्लड परफ्यूजन कम हो जाए रीनल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर्जरी जिसमें मेजर फ्लूइड शिफ्ट हो, मेजर फ्लूइड शिफ्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड जो है वो कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है? मैसिव ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है, क्या कहते हैं उसको? हीमोलिटिक रिएक्शंस। ठीक है, हीमोलिटिक एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शंस होते हैं या मायोग्लोबिन यूरिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेशेंट फैक्टर्स आ गए, डायबिटीज, हाइपरटेंसिव, सर इसमें रेब्डोमायोलाइसिस आएगा बिकॉज ऑफ एनी रीजन? क्रश इंजरी में रेब्डोमायोलाइसिस आएगा, वो मायोग्लोबिन यूरिया मैंने बोला है ना, मायोग्लोबिन यूरिया होगा। ठीक है। अच्छा, पेशेंट फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? NSAID यूज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और सर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आएगा इसमें? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आएगा, रिस्क फैक्टर है ना उसके अंदर। अच्छा, कौन कौन सी दवाइयां होती है जिनसे रीनल फेलियर हो सकता है एनसेड्स के अलावा? अमाइनोग्लाइकोसाइड, ओके, ARBs, ACE इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स, और जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं। ठीक है, कैंसर सर्जरी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्सोरुबिसिन वगैरह, डॉक्सोरुबिसिन और एक और होती है। तो आपने जो इस तरह की कंडीशंस होंगी उसको आपने पहले चॉक आउट करना है। ठीक है, तो यानी कि हमने बात की है रीनल रिस्क की, ये हम डिटेल से पूरा सेशन कर चुके हैं। 2 सेशन किए थे हमने रीनल पे, 2 सेशन हमने किए थे रेस्पिरेटरी पे, 2 सेशन हमने किए थे कार्डिक पे, और उसके बाद बेतरतीब हो रहा है। सुहेब, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। जिसने नहीं अटेंड किया, जो नए लोग हैं उनके लिए तो चलो और हिसाब किताब, लेकिन आपने तो इतने दिन से आप सुन रहे हो, ये याद करो, देखो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जो मर्जी पढ़ लो, ये जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने वाइवे में यही सारी बातें बोली, और एमसीपीएस के लेवल पे तो इससे ज्यादा आपको बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्योंकि ये सारी चीजें हम कर चुके हैं आज, तो मैं इससे अगले स्टेप पे जा रहा था, हम पीछे ही पहले ही स्टेप पे ही हम अटक गए। तो जिन्होंने नहीं है, इसकी बेस पे हम बेसिकली जो सर आगे जी मेजर जो कार्डियो रिस्पायरेटरी सिम्टम्स। ठीक है, जैसे मैं सिर्फ सिम्टम्स के नाम बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी एक समराइज करके, कि आपका वो डिस्निया होगा, या वो आपका जो है वो कफ के सिम्टम होगा, या वो चेस्ट पेन होगी, या वो हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम्स होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से रीनल सिम्टम्स हो सकते हैं, कोई यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं, या रीनल डिकम्पेंसेशन की वजह से जो एडिमा है, या रीनल डिकम्पेंसेशन की वजह से हार्ट फेलियर अगर हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें। इसी तरीके से हम लोगों ने लिवर की बात की थी, इसी तरीके से। तो ये सारे सिम्टम्स की बेस पे हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, या सीटी स्कैन, सॉरी चेस्ट एक्सरे करेंगे, ईसीजी करेंगे, सीबीसी करेंगे, रीनल फंक्शंस करेंगे, लिवर फंक्शंस करेंगे। उसके बाद आपने एको के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद स्ट्रेस थैलियम होता है, यानी कि बेसिक वो पेशेंट के जो फंक्शनल क्लास हम नहीं जिसकी असेस कर सकते, उसका हम स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, हर पेशेंट की हम फंक्शनल कैपेसिटी देखते हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की। फिर हर तरह की ऑप्टिमाइजेशन होती है, जैसे अगर रीनल सॉरी कार्डिक ऑप्टिमाइजेशन है
या रेस्पिरेटरी ऑप्टिमाइजेशन है, तो या तो वो आपके कार्डिक फेलियर को ऑप्टिमाइज होगा विद द डायूरेटिक्स, विद द आइनोट्रोप्स, या एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होंगे उनके जरिए ऑप्टिमाइजेशन होगी, या कोई एंटी रिथमिक्स देंगे उनके जरिए ऑप्टिमाइजेशन होगी, ठीक है। या कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस की जरूरत है, या थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स को हमने मैनेज करना है, तो वो हम सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। तो वो रिस्पिरेटरी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है, एंटीबायोटिक्स है, चेस्ट फिजियो है, ड्रेनेज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है। ये सारी इन सारी तरीकों से हम पेशेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, कार्डिक सिस्टम को, रिस्पिरेटरी सिस्टम को, रीनल सिस्टम के अंदर हम जितना, अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसे एजेंट्स हैं जिनको हम रोक सकें, जिनसे रीनल सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। इसी तरीके से लिवर से को हमने पढ़ा था कि बेसिकली अराउंड एंड अराउंड घूमता है चाइल्ड पॉक्स स्कोर के, तो चाइल्ड पॉक्स स्कोर को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, सी को हम बी में पुश करते हैं, बी को ए में करते हैं। यस, स्मोकिंग मैं भूल गया, स्मोकिंग की सेसेशन है अकॉर्डिंग टू द टाइम, और ये सारी चीज़ों का अगला स्टेप में होगा सर्जिकल ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने देखना होता है कि कितना हमारे पास टाइम है ऑन द बेसिस ऑफ कि हम सर्जरी कौन सी करवा रहे हैं। तो सर्जरी के लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, अगर एक कोई पेशेंट है उसकी सर्जरी कौन कौन सी देखेंगे, सर्जरी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं। नुसरत आप भी बता दो, आपने ज्वाइन किया है, आपसे सवाल है कि कौन सर्जरी, अगर कोई सर्जरी हो तो उसके बारे में कौन कौन से हम पॉइंट्स को चॉक आउट करते हैं। सर वो तो सर्जरी पे डिपेंड करता है ना, कि अगर जो सर्जरी हो रही है तो उसके हिसाब से हम इंडिविजुअलाइज वो करके देखते हैं। नहीं ये बात नहीं मतलब थी, नहीं एक सेकंड, वो ये मतलब आप कौन सा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि सर्जरी के अंदर रिस्क क्या है, सर्जरी के अंदर अर्जेंसी क्या है, सर्जरी के अंदर कौन सी पोजीशन यूज होनी है, सर्जरी के अंदर कोई स्पेशल इक्विपमेंट तो नहीं यूज होना, सर्जरी के अंदर टॉर्निके तो नहीं लगना, सर्जरी के अंदर क्या बहुत ज्यादा मैसिव फ्लूइड शिफ्ट तो नहीं होना, सर्जरी के अंदर क्या ब्लीडिंग तो नहीं हो सकती बहुत, ठीक है। कोई भी इस किस्म की ऐसी चीज, क्या शेयर्ड एयरवे तो नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी क्या है, लेवल ऑफ एनेस्थीसिया क्या चाहिए, समझ आई। ये सारी चीजें जब भी हम सर्जरी की बात करेंगे तो हम पूछेंगे कि भाई ये जो सर्जरी है इसके अंदर कितना रिस्क है, इस सर्जरी की कितनी अर्जेंसी है, इलेक्टिव है, प्लान्ड है, अर्जेंट है या इमरजेंट है, उसके बाद कितना एक्सटेंसिव प्रोसीजर करना है, क्या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करनी है, वो इंसिजन कहाँ पे देना है, किस तरह का इंसिजन देना है, उस सर्जरी के लिए लेवल ऑफ एनेस्थीसिया आपको क्या चाहिए, उस सर्जरी के लिए पोजीशन कौन सी होगी, उस सर्जरी के अंदर कोई भी इस तरह की चीजें, आपको सारी चीजों को आपने करना होगा। क्या इस सर्जरी के बाद पेशेंट को क्या वेंटिलेशन की जरूरत तो नहीं होगी, क्या इस सर्जरी के बाद पेशेंट को पोस्ट ऑप आईसीयू की या एचडीयू की तो नहीं जरूरत होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपने, जब आपको उन्होंने सर्जरी बताया तो आपके दिमाग के अंदर ये कंप्यूटर घूमेगा। अच्छा, फिर उसके बाद ब्लीडिंग रिस्क, थ्रोम्बोसिस का रिस्क, वैसे सर्जरी का रिस्क, फिर मैंने आपको, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भूले ना, अर्जेंसी, पोजीशन और एनीथिंग अबाउट द सर्जरी, ठीक है। तो आपने उसके अंदर डिस्कशन करनी है सर्जन के साथ, और हर केस के अंदर कोई ना कोई पॉइंट निकलेगा जिसके जो आपने, जैसे अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर पेशेंट है, अगर मिसाल के तौर पे TUR का है, तो आपने सर्जन के साथ डिस्कस करना है कि कितना प्रोस्टेट का साइज है और उसमें उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज करनी है और उसके अंदर क्या फ्लूइड उसमें यूज करना है, कितना वो ड्यूरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उस सर्जरी से रिलेटेड और कोई भी बात, ठीक है। तो बेसिकली ये तरीकाकार होता है कि सर्जन की कोई प्रेफरेंस तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने सर्जरी के रेफरेंस से होती है, ठीक है। उसके बाद हमने इससे पहले, अभी आपके आने से पहले हम लोगों ने दोबारा से वही बातें रिवाइज की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन we chalk out the risk factors and we try to target the reversible component, ठीक है। रिवर्सिबल कंपोनेंट को करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम यू हैव, लाइक इसके अंदर आपकी आईवी कैनुलास भी आ जाएंगे, कोई फ्लूइड की रिससिटेशन भी आ जाएगी, सर्जरी से पहले आपका एबीजीज भी हो सकता है, सर्जरी से पहले आपकी नेबुलाइजेशन भी हो सकती है, सर्जरी से पहले आपका एसिड प्रोफाइलैक्सिस भी हो सकता है। अच्छा, तो उसके बाद जो 2-3 चीजें ये हम लोग रिस्क फैक्टर्स, हम लोगों ने कार्डिक रिस्क फैक्टर्स देख लिए, रीनल रिस्क फैक्टर्स देख लिए, पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स देख लिए, उसके बाद 2-3 और रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पीओएनवी का रिस्क फैक्टर। तो पीओएनवी के रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं?
फीमेल तो वो सेक्स है होगी, जेंडर। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अब आई देखो ENT सर्जरी। सुहेब अब तो मैं मिसाइल मारूंगा मैं, आप फिर बेतरतीब बता रहे हो। PONV के रिस्क फैक्टर्स कैसे चॉक आउट करेंगे आप? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो वाली बात है, यूज ऑफ ओपियाइड्स इज ए सर्जिकल एनेस्थेटिक फैक्टर। आपने अगर डिहाइड्रेशन कर दी है तो ये एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। आप अगर ऐसे एजेंट्स यूज कर, आप न्यूस्टिगमीन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर PONV, inhalational agents is a risk factor for PONV, use of nitrous oxides is a risk factor for PONV। ये बताने हैं आपने, ये आपने एनेस्थेटिक फैक्टर्स बता दिए। सर्जिकल फैक्टर्स कौन कौन सी सर्जरीज के अंदर PONV का ज्यादा रिस्क होगा? सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आई और ENT, ओके मिडल ईयर सर्जरी। ओके सर्जरी। ओके, और व्हाट एल्स? मिडल ईयर सर्जरीज और ऑर्किडोपैक्सीज वगैरह। वेरी गुड। और ये ऑर्किडो, टॉन्सिलेक्टमी। एक मिनट, ऑर्किडोपैक्सी पे आप आ गए ना, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसी सर्जरी जिसमें वेगल स्टिमुलेशन होती है, उनके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव नॉजिया वोमिटिंग के भी ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और ऐसी टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी टॉन्सिलेक्टमी में कैसे होगा होगा सर, जी? उसमें भी रिस्क होगा ना? नहीं, वोमिटिंग का वो तो रिस्क किसी में होगा, लेकिन टॉन्सिलेक्टमी के अंदर कैसे रिस्क होता है PONV का? टॉन्सिलेक्टमी मेरे ख्याल से इस लिस्ट में नहीं है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन गर्ड रिफ्लेक्स क्यों होगा? हर नॉर्मल टॉन्सिलेक्टमी में तो नहीं होगा ना। वो तो अगर ब्लीडिंग टॉन्सिल हुआ है तो ब्लीडिंग टॉन्सिल, अगर ब्लीडिंग हुई है उसके अंदर जो है वो ब्लड इन स्टमक हुआ है, वो इरिटेट करेगा, उसकी वजह से PONV हो सकता है, ठीक है। जो सर्जरीज हैं वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हैं, वेगल स्टिमुलेशन जहां पर भी हो रही है, बैलेंस जहां पर आउट हो रहा है, जहां पर वेस्टिबुलर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है किसी भी तरीके से, वो आई की सर्जरी, और जो और एनेस्थेटिक फैक्टर्स जो है वो, और पेशेंट फैक्टर। अच्छा, पेशेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं PONV के लिए? फीमेल जेंडर, हिस्ट्री ओके बिफोर, ओके, दो नॉन बातें हो गई। स्मोकर है हिस्ट्री। और डिहाइड्रेटेड है। हाँ जी, ठीक है। तो वो बेसिकली पेशेंट के फैक्टर्स, एनेस्थेटिक फैक्टर्स, सर्जिकल फैक्टर्स। अगर आपके एक से दो या दो से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपने 2 मेडिसिन देनी है, ठीक है। दो में कौन कौन सी, व्हाट आर द मेडिसिन व्हिच वी कैन यूज फॉर PONV? सर ऑन्डेंसेट्रॉन और मिटोक्लोप्रोमाइड। बस खत्म हो गया। सर इसमें सबसे पहले आप हाइड्रेशन अच्छी रखें, फिर आपके डोपामिन एंटागोनिस्ट है, ड्यू टू एंटागोनिस्ट, फिर आपके सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट हैं, फिर आप स्टीरॉयड हैं सर इसके अंदर। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि जो मेटोक्लोप्रोमाइड है उसके बारे में क्या राय है? सर ये तो प्रोकाइनेटिक एजेंट है। सर वीक एंटीएमेटिक है, प्रोकाइनेटिक एजेंट ज्यादा है, देखें प्रोकाइनेटिक है, इसलिए लेकिन ये देखें प्रोकाइनेटिक एजेंट के तौर पे तो मेटोक्लोप्रोमाइड का आप नाम सबसे पहले दें, लेकिन मेटोक्लोप्रोमाइड के अंदर और प्लेसिबो, जितनी स्टडीज होती है ना उनके अंदर प्लेसिबो में और मेटोक्लोप्रोमाइड में कोई फर्क नहीं। तो ये इसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि मेटोक्लोप्रोमाइड, द डोज रिक्वायर्ड फॉर एंटी-एमेटिक इफेक्ट इज मच हायर एंड एट विच there are chances of development of extrapyramidal symptoms, so it is not a very effective one, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी, एक आपने डेक्सामेथासोन स्टीरॉयड बोला, स्पेसिफिकली सारे स्टीरॉयड नहीं, डेक्सामेथासोन, सर प्रोपोफोल, डेक्सामेथासोन है जी, और प्रोपोफोल रेजिस्टेंट हेलोपेरिडोल है जी, हेलोपेरिडोल, ठीक है। हेलोपेरिडोल जो है वो आप दे सकते हैं। ऑन्डेंसेट्रॉन, सबसे पहले ऑन्डेंसेट्रॉन, डेक्सामेथासोन सबसे कॉमनेस्ट और सबसे इफेक्टिव ये हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंट है और कोई भी नहीं हो रही तो फिर उसके अंदर आप एंटीहिस्टामिनिक्स का भी नाम ले सकते हैं, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। और आपने जैसे पहले स्टार्टिंग में किया था ना कि वी विल ट्राई टू अवॉइड द ड्रग्स व्हिच कॉज, वी विल ट्राई टू यूज अ टेक्निक, मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक, वी विल ट्राई टू मिनिमाइज डिहाइड्रेशन, ठीक है। आप उसको अच्छा फ्लूइड देंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं करेंगे, तो ये सारा मैनेजमेंट होगी PONV की। इसी तरीके से PONV की एक दूसरी बहन होती है, वो कौन सी होती है? एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन की प्रिवेंशन कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। आप क्या कुछ करेंगे एस्पिरेशन के लिए? जी
सर एस्पिरेशन के लिए तो प्रॉपर सर एलपीओ प्रॉपर करेंगे, फिर H2 ब्लॉकर देंगे आप, क्या यूज कर सकते प्रोकाइनेटिक हैं, एजेंट्स देंगे, नॉन पार्टिकुलेट एंटासिड यूज कर सकते हैं, प्रोकाइनेटिक एजेंट यूज कर सकते हैं। और सर एनजी से सर एस्पिरेट कर सकते हैं, एनजी से एस्पिरेट कर सकते हैं ताकि गैस्ट्रो इसोफेजियल जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन है वो खत्म हो जाए और उल्टा और ज्यादा चांसेस हो जाए। सर मैंने कल एस्पिरेशन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप एक सबसे पहले जो चीज है वो आपने नहीं बताया, प्रॉपर एनपीओ। किसी ने बोला सर मैंने बताया, बोला, अच्छा वेरी गुड, नहीं सुना मैंने। सबसे पहले प्रॉपर एनपीओ, दूसरी चीज अवॉइड जीए, ओके। फिर उसके बाद आप एजेंट्स बताएं। यस, आपने 3 चीजें करनी है। एक, आपने उसकी मूवमेंट को बढ़ाना है बाय प्रोफाइल। अगर आप तरतीब से बताएंगे ना तो वो खूबसूरत लगेगा। आपने एक ये है कि आपने डंडे मार के स्टमक को खाली करवाना है, वो आपने पेटोक्लोरमाइड से करना है। मेटोक्लोरमाइड इज अ गुड प्रोकाइनेटिक एजेंट, ठीक है, प्रोकाइनेटिक एजेंट के तौर पे हो गया। नंबर 2, आपने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या पीपीआई दिए आपने मजीद एसिड की प्रोडक्शन को रोकने के लिए, लेकिन इसका प्री फॉर्म्ड एसिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। उसके लिए आपने दिया है वो नॉन पार्टिकुलेट एंटासिड दिया है, ठीक है। एनजी जो है वो यूजुअली इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग। एनजी से आप सॉलिड एस्पिरेट नहीं कर सकते, एनजी से सिर्फ आप लिक्विड को एस्पिरेट कर सकते हैं। सो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन विल स्टिल बी देयर, ठीक है। और उल्टा उससे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको एस्पिरेशन का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको हर पेशेंट की जो है ना, जो हम लोगों ने पोजीशनिंग की बात की थी, तो उसके अंदर आपको हर पेशेंट की पोजीशन से रिलेटेड आपको कंसर्न्स पता होने चाहिए कि किस पोजीशन में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, किस पोजीशन में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स एट द मोमेंट। और उसके बाद आपका चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया होगा। उसके बाद आपकी हर चीज को आपने अलग अलग प्लान करना है कि आपने इंडक्शन एजेंट कौन सा देना है, आपने मसल रिलैक्सेंट कौन सा देना है, आपने मॉनिटरिंग कौन सी करनी है, आपने फ्लूइड कौन सा देना है, आपने मेंटेनेंस के लिए आपने क्या टेक्निक यूज करनी है, आपने जो है कोई उसके अंदर पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग तो नहीं करनी। या आपके दिमाग में अगर तरतीब होगी तो ही आप वहां पर बोलेंगे। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग तो नहीं कोई करनी, लाइक कोई एबीजीज हो सकता है, कोई ब्लड शुगर हो सकता है, कोई भी ऐसा टेस्ट हो सकता है जो आपने पॉइंट ऑफ केयर करना, आईएनआर करना होगा, हो सकता है एसीटी करना हो सकता है टैग करना हो, ठीक है। उसके बाद ये कि ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज, ये हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज को हर के अंदर कहीं ना कहीं से सोचें। वो हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया के जरिए हो सकता है, वो मिनिमल इन्वेसिव एनेस्थीसिया या सर्जरी के रेफरेंस से हो सकता है, वो रीजनल एनेस्थीसिया के थ्रू स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करके हो सकता है, वो लिम्ब की एलिवेशन करके हो सकता है, वो टॉनिक के जरिए हो सकता है, वो सेल सेवर के जरिए हो सकता है, वो एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स के जरिए हो सकता है, वो प्री ऑपरेटिव स्ट्रेटजीज से हो सकता है कि आपने उसका हीमोडाइल्यूशन कर लिया। ये बेसिकली ये 2 टॉपिक्स एक साथ मिलते जुलते हैं, एक ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज एंड अवॉइडेंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो इट कैन बी आस्क्ड इन एनी अदर वे, बट यू शुड बी नोइंग, आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू एज एन एस्थेटिस्ट इंट्राऑपरेटिवली, ठीक है। तो आप उसको चाहे एनीमिया को करेक्ट करें, आप उसको आयरन दें, फॉलिक एसिड दें, जो ट्रीट द कॉज, जो एनीमिया की वजह से, जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है, कोई ब्लड लॉस हो रहा है या प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी दवाई है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, वो सारी चीजों को आपने सेपरेटली टारगेट करना है, ठीक है। आपने ब्लड को पहले से लेके स्टोर कर दिया ताकि उसी को ब्लड लगा दें। आपने सर्जरी से पहले आपने नॉर्मोवोलिक हीमोडाइल्यूशन कर ली या आपने हाइपरवोलेमिक हीमोडाइल्यूशन कर ली, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने टॉर्निके कर लिया, आपने स्पेसिफिक पोजीशन कर ली, आपने हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया कर ली। यानी कि ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज शुड बी इन योर माइंड व्हाइल यू आर डिस्क्राइबिंग और व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग एनी पेशेंट। अच्छा, ये जो मैंने आपको चीजें अभी तक बताई हैं, अगर आप ये इसकी लिस्ट बना के, वैसे वो मैंने एनेस्थीसिया प्लान की फाइल के अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये चीजें याद कर लें, बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ये मैं जब कहानी मैंने स्टार्ट की थी, मैं उस दिन से लेके आज तक यही बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई एनेस्थीसिया प्लान की को अच्छी तरीके से तरतीब से याद करें। और अभी हम किसी एक के अंदर एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोगों ने अभी क्या नाम है इसका, प्रेग्नेंट पेशेंट को किया था, इसी के अंदर आप फिट करते जाएं पीडियाट्रिक पेशेंट को।
पीडियाट्रिक पेशेंट को इसमें किस तरह से फिट करेंगे? पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर आप इनिशियली से शुरू हो जाए, आपको आईवी लाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, कंसेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, एस्पिरेशन का रिस्क होगा, ये आपके दिमाग में सारे शुरू में होगा। आपने उसके लिए क्या करना है, आपने रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी है, या आपने अगर मेटिकुलस आपने ड्रग्स की डोजेज कैलकुलेट करनी है, या आपने हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करना है, ठीक है, या आपने जो है वो जो क्या नाम है वार्मिंग डिवाइसेस, और आपके पास सिरिंज पंप होने चाहिए कि आप मेटिकुलस अमाउंट ऑफ मेडिसिन या आप फ्लूइड दे सके, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सा फ्लूइड देना है, आपने हाइपोटोनिक अवॉइड करने हैं, आपने ऐसी दवाइयाँ अवॉइड करनी है कि जो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता हो, क्योंकि उनके अभी किडनी और लिवर जो है वो प्रीमेच्योर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड्स को अवॉइड करने हैं, क्योंकि उनसे पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपने जब भी पेशेंट को एनेस्थेटाइज कर रहे हैं, आपको उसका पता हो कि ये प्रीमेच्योर तो नहीं है, उसके लैंडमार्क्स अब तक नॉर्मल थे, उसको और कोई भी आप जो सर्जरी करा रहे हैं उससे रिलेटेड आपने देख लिया कि अगर बच्चे में कोई कंजेनिटल एनोमली की आप सर्जरी करा रहे हैं, तो अगर एक कंजेनिटल एनोमली है तो उसके अंदर दूसरी कंजेनिटल एनोमली हो सकती है। फिर आपने देखना है कि इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं होनी, फिर इसमें आपने देखना है कि कोई आपको किसी रेफरल की ज़रूरत तो नहीं है, आपने किसी चीज़ को मैनेज तो नहीं करना, ठीक है। तो बेसिकली वो जो हमने प्लानिंग डिस्कस की है वो आपकी हर सर्जरी के अंदर आप फिट करें, तो आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पता होगा कि अच्छा ये इनकार्सरेटेड सर्जरी हर्निया है, तो दिस इज एन इमरजेंसी सर्जरी, वी कैन नॉट डिले बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी गैंग्रीन होगा, तो गट का इस्कीमिया होगा, तो सेप्टिसीमिया होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा, और पेशेंट कैन गो इन सेप्टिक शॉक, ठीक है। और सर इनकार्सरेटेड हर्निया जो है वो इमरजेंसी में आएगा या इमरजेंसी में आएगा? इमरजेंसी सर्जरी इमरजेंसी है, अर्जेंट नहीं है ये। ठीक देखें इनकार्सरेटेड हो गया ना, देखें होता है रिवर्सिबल हर्निया, डायरेक्ट हर्निया, इनडायरेक्ट हर्निया, उसके बाद आपका वो आके ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट के बाद इनकार्सरेटेड और गैंग्रीनस जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये है। तो आप अपनी, मैंने एक दफ़ा एक फाइल भेजी थी, वो आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरी होगी, मैं आज फिर भेजूंगा। तमाम सर्जरी की आप एक लिस्ट बनाएं, और हर सर्जरी के अंदर इस हेडिंग को, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रेजिडेंट है उनको तो ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि वो ये जो हम लोगों ने अभी पूरी तरतीब की से देखी है, वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के अंदर है। मैंने तो आपको फोन पे भी बताई थी ये बात अनवर, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन के अंदर इस किस्म की सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन के फोल्डर में आप लोगों को एनेस्थीसिया प्लान की फाइल मिल जाएगी, मैं भेज दूंगा दोबारा, लेकिन आपको वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, and on the basis of those we will chalk out the risk factors, and then on the basis of risk factors we will stratify, and then we will interpret according to the type of surgery, उसकी में कितनी अर्जेंसी है उसके हिसाब से हम एनेस्थीसिया को प्लान करेंगे। उसमें फिर हम डिसाइड करेंगे भाई हमने मल्टी मोडल एनाल्जेसिया कैसे देना है, हमने सर्जरी जो है वो किस तरह के प्रोसीजर में करवानी है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कैसे कर सकते हैं। फिर आपके दिमाग में इरास का जिक्र आ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं से आप सोचेंगे भाई इरास के कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने हर चीज़ को उसके आपके ये कोई वो बताएगा नहीं आपको कि क्या आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी करेंगे कि जिससे आपको कोई बेनिफिट हो। वो तो आपको एक सर्जरी फेंक देगा आपके सामने, एक पेशेंट का आपको डाटा दे देगा, और उसको अब आपने कैसे इंटरप्रेट करना है और कैसे आपने सारी चीज़ों को चॉक आउट करना है, कैसे आपने रिस्क फैक्टर्स को स्ट्रेटिफाई करना है, पहले ढूंढने, पहले आपको आपके दिमाग में हर वक्त आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एक्टिव कार्डिक कंडीशंस, क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स, कार्डिक रिस्क फैक्टर्स, सॉरी पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स, रीनल रिस्क फैक्टर्स, हेपेटिक रिस्क फैक्टर्स, पीओएनवी के रिस्क फैक्टर्स, एस्पिरेशन के रिस्क फैक्टर्स, पोजीशन रिलेटेड प्रॉब्लम, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दोज आपने एक सर्जरी को करवाना है या नहीं करवाना, आपने कोई रेफरल करना है, आपने कोई ऑप्टिमाइजेशन करनी है। फिर उसके बाद जो अभी मैंने दोबारा बोला है तो वही बात है। तो इसमें किसी को और कोई कमेंट करना हो तो बता दे प्लीज। नुसरत, ये अब आपको ना तोते की तरह रटा हुआ होना चाहिए, नुसरत, सारा, सुहेब, ठीक है। जुहेर पार्ट 2 का कैंडिडेट है। जुहेर, आपको आपने देर से ज्वाइन किया है, या आप इसकी रिकॉर्डिंग भी सुन लेना। ये लॉन्ग केस, ये जो मैंने आपको बताया ना, दैट इज लॉन्ग केस, यही आपका लॉन्ग केस है, ठीक है। यही आपने, यही चीजों को आप जब हिस्ट्री ले रहे हो तो आप हिस्ट्री बनाए, हिस्ट्री नहीं रखना आपने। आपके दिमाग में ये ना हो कि बस मैं कोई उससे कोई उसकी दर्दबंद कहानी सुन रहा हूं, मैं नहीं। आपने जब हिस्ट्री ले रहे हो तो आपकी हिस्ट्री के अंदर आपके साइड पर आप फिल करते जाएं कि इस पेशेंट के अंदर इस चीज की हिस्ट्री है,
पोस्ट ऑफ प्लान भी इसी में ही आ जाएगा ना। पोस्ट ऑफ कोर्स हमने बात की थी कि हमने एक्सट्यूबेट करना है या नहीं करना, हमने उसको पोस्ट ऑपरेटिव क्या, अच्छा हर स्टेप पे कॉम्प्लिकेशन, हर स्टेप पे, इंडक्शन के वक्त, मेंटेनेंस के वक्त, रिकवरी के वक्त, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सर्जिकल स्टेप, जैसे किसी सर्जरी में क्लैंपिंग अनक्लैंपिंग हो सकती है, किसी सर्जरी में बोन सीमेंट का हो सकता है, किसी सर्जरी के अंदर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, किसी सर्जरी में उन्होंने कोई चीज को इंसफ्लेट किया है, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में टोरकार्ड डालते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इंसफ्लेट करते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जब कोई किसी ऐसे जगह पे पहुंच रहे हैं सर्जिकल स्टेप में कि जहां पर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जो आपको हर के अंदर पहले आपको पता होंगी, तो आप उसको पिक करेंगे ना। वो कहते हैं आईज कैन नॉट सी बट माइंड डज नॉट नो, ठीक है। तो आपको ये इस हिसाब से जोहेर आपको समझ आई ये बात? जी सर। ठीक है, तो आपने यही इन्हीं बेस पे आपने देखे कोई भी लॉन्ग केस हो, लॉन्ग केस के अंदर यकीन कीजिए कि क्योंकि तकरीबन कोई ना कोई बीमारी कॉमन आप देख लें, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो, चाहे वो लिवर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो रीनल प्रॉब्लम हो, आपस में मिलती जुलती चीजें होंगी, वही कार्डियो रेस्पिरेटरी कोई ना कोई सिम्टम्स होंगे। उन सिम्टम्स को आपने देखना है, सिम्टम्स को वो एलैबोरेट कर चुके हैं हम लोग, जिसने नहीं सुना वो प्लीज जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के हम लोगों ने सेशंस किए थे, ये उसी की समरी है, ठीक है। हर वहां पे आपने जब बोलना है, आपने इन्वेस्टिगेशन को ब्राय इन्वेस्टिगेशन नहीं बोलना, आपने ये नहीं बोलना कि मैं बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन, देयर इज नो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन। आपने सीबीसी टू सी hemoglobin, to see WBC count, to see platelets, to see any infection in the form of raised ESR, ठीक है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बताने हैं तो आपने बताना है कि इसके अंदर कोई ड्रग ऐसी ले रहे हैं, या कोई इसके अंदर रीनल प्रॉब्लम है, या कोई ऐसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसके कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। अच्छा जी, ये पेशेंट जो है इसको प्राइमरी कोई लिवर की डिजीज है, या इसके अंदर कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इसके लिवर को अंदर सिंथेटिक प्रॉब्लम हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एल्बुमिन एंड INR, इसके अंदर कोई हिपैटो सेलुलर डैमेज हो रहा है तो उसके अंदर ALT AST देख रहे हैं, इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्टिवेशन हो रही है तो उसके अंदर बिलिरुबिन या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस के जो फीचर्स हैं वो आ रहे हैं, उसकी वजह से अच्छा जी बैक प्रेशर से उसके अंदर हार्ट प्रॉब्लम हो रही है तो आप एको करा के देख रहे हैं। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के साथ उसको डिस्निया हो रहा है, आपने उसको उसके अंदर देखा कि और कोई रिस्क फैक्टर है तो आपने उसकी एको की, एको करके आपने सिस्टोलिक फंक्शन देखा, डायस्टोलिक फंक्शन देखा, कोई वैल्वुलर डिजीज का मसला तो नहीं है, चैम्बर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रेशर तो नहीं है, चैम्बर्स के प्रेशर ज्यादा तो नहीं है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो नहीं है, और आपने एक एक्स्ट्रा जो है वो वीना केवल कंप्रेशन आपने देख ली। ये डायनामिक चेंज को आप देख लेंगे इन द फॉर्म अगर आप एको करके देख लें, ठीक है। तो इसी तरीके से जितनी आपकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अच्छा आपके दिमाग में है अच्छा जी बच्चा है उसको स्क्विंट की सर्जरी है या उसकी कोई न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है, अच्छा जी इसके अंदर पेशेंट को मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी हो सकता है, इसके पे बच्चा है अच्छा जी इसके अंदर जो है ना वो कार्डिक रिजर्व लिमिटेड है और इसके अंदर जो है वो ब्रेडिकार्डिया के चांसेस हो सकते हैं, ये बच्चा जो है ये बहुत ज़्यादा कंपनसेट नहीं कर सकता, इसके कार्डिक और रिस्पायरेटरी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ब्लंट हैं। अच्छा जी ये बच्चे को आपने फ्लूइड आपने ध्यान से देना है, आपने डायरेक्ट नहीं अटैच कर देना 1 लीटर की ड्रिप के वो पूरी चली जाए, ठीक है। तो आपने उसकी आईवी लाइंस बहुत सिक्योर अच्छी तरीके से करनी है क्योंकि वो मुश्किल से मिलेंगी, ठीक है। बट ओल्ड एज का है तो आपने उसके मूवमेंट को आपने बहुत ध्यान से करना है, पता लगे उनके कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। वो आपने लिथोटमी पोजीशन बनाना है, आपने प्री ऑपरेटिवली उसकी जॉइंट्स की लिमिटेशन ही नहीं देखी, आपने पोजीशन बनाई तो पता लगा उसका जॉइंट आपने डिस्लोकेट कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने हर पेशेंट के डेमोग्राफिक्स, पेशेंट की सर्जरी जो हो रही है वो, पेशेंट को जो डिजीजेज हैं उनका एंड ऑर्गन डैमेज, तो ये आपके दिमाग में जब भी वो आपको बताएं तो आपके कंप्यूटर में ये बात चलनी चाहिए। आपने हर चीज की रीजन बतानी है, आपने चेस्ट एक्सरे करवाना है तो आपने बोलना है कि मैं चेस्ट एक्सरे से मैं देखा हूँ कि कार्डिक फंक्शन ठीक है, उसका कोई रिस्पायरेशन जो है उसके लंग के पैरेन्काइमा की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसमें कोई फाइब्रोसिस तो नहीं है, कोई उसको लाइंस की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसके अंदर प्लूरल एफ्यूजन तो नहीं हो गया है। तो आपको हर इन्वेस्टिगेशन हर चीज का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Anything, Bilal, if you want to add something? या कोई सवाल पूछना चाहता हो प्लीज, ताकि हम रैप अप करें इस चीज को। जी जमील। सर मॉनिटरिंग भी
इसमें हम आपका जमील मैं सॉरी आपको म्यूट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज। हाँ जी, मॉनिटरिंग मैं भूल गया हूँ। स्टैंडर्ड 1 मॉनिटरिंग, स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग एंड स्पेसिफिक मॉनिटरिंग। स्पेसिफिक मॉनिटरिंग, अच्छा जी ये डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, इसके अंदर स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर हो सकते हैं, अच्छा जी इसके अंदर आर्टीरियल लाइन की जरूरत है, अच्छा जी एक पेशेंट है जी मैसिवली ब्लीड कर सकता है, अच्छा जी आपको वाइट बोर कैनुलास की जरूरत है, वेस्कुलर शीट्स की जरूरत है। अच्छा जो सीवीपी में आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, सीवीपी इज नॉट द वे टू रैपिडली ट्रांसफ्यूज फ्लूइड। उसके अंदर कैनुला उसका जो बोर होता है वो 18 होता है, 20 होता है, मैक्सिमम 16 का होता है, उसके अंदर उससे ज्यादा नहीं होता, 14 गेज नहीं होता उसके अंदर, इवन 16 भी आपको हर के अंदर नहीं मिलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने कितने बोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ओके 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 तो आपने जो है ना ये सारी चीजों को आपने देखना है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग के रेफरेंस से अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको अच्छा जी इसके अंदर हमने नर्व मॉनिटरिंग करनी है, नर्व मॉनिटरिंग करनी है किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए। अगर वो ऐसी सर्जरी है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अंदर इवोक पोटेंशियल्स होंगे, मोटर इवोक पोटेंशियल, सेंसरी इवोक पोटेंशियल्स, ठीक है। अगर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर बिस की मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्लड फ्लो, अगर वैसे मिसाल के तौर पे कैरोटिड सर्जरी है तो उसके अंदर आपको या तो ग्लोबल परफ्यूजन की जरूरत है या आपको यानी कि ग्लोबल स्कीमिया को आप भी देखना है और आपने फोकल स्कीमिया को भी देखना है। तो फोकल स्कीमिया को देखने के लिए आपको फोकल का मतलब है उस एरिया के लिए, तो फोकल के लिए आपको जो है वो जो है ना जो ईईजी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप जो ग्लोबल को देखने के लिए आप सेरेब्रल ऑक्सीमीटर के जरिए कर सकते हैं, आप स्टम्प प्रेशर देख सकते हैं, आप जो है वो जुगुलर बल्ब की जो ऑक्सीमीट्री होती है वो कर सकते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से यूरिन आउटपुट एक स्पेसिफिक मॉनिटरिंग है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग आपने करनी है, फिर आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग कहाँ से कोर टेम्परेचर मॉनिटर होता है, कहाँ से आपका जो है वो रेक्टल टेम्परेचर का क्या सिग्निफिकेंस होती है, जो है वो कोर जो टेम्परेचर है वो कहाँ कहाँ पे मॉनिटर होता है, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के जरिए होता है, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जरिए होता है, लोअर इसोफेजियल लोअर 1/3 ऑफ मिडल 1/3 ऑफ एसोफेगस से होता है। तो ये आपको सारी चीज़ों के अलग अलग, अच्छा जी एब्डोमिनल किसी एक पेशेंट है उसके अंदर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है तो उसमें आपको एब्डोमिनल कंपार्टमेंट के आपको प्रेशर को मॉनिटर करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको हो सकता है आईसीपी को मॉनिटरिंग करना हो, तो आईसीपी के लिए डायरेक्ट मेथड होगा या इनडायरेक्ट तरीके होंगे क्लिनिकल, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड है या वो वेंट्रिकुलर ट्रेन होगा या वो एपिड्यूरल आपके इसमें ट्रेन उन्होंने डाला हुआ होगा, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में यही सारी बातें हैं जो आप प्लान कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है कि आई थिंक इट्स एनफ, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर पूछे। जो सारा सुहेब और नुसरत और जुहेर, ये सारों से रिक्वेस्ट है कि ये इस चीज़ को अच्छी तरीके से रट्टा मार लें, जिस तरह मर्जी कर लें, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। चलें इंशाल्लाह फिर जिंदगी बखैर कल मिलेंगे। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? Anyone wants to ask anything without any hesitation? ये सारे लोग खामोश हैं। डॉक्टर असलम जी जी एक रिक्वेस्ट थी मेरी सर, एबीजीज पे किसी दिन की क्लास ले लें जिसका ना एग्जाम देखें मेरी बात सुनिए, मैंने मेरे दिमाग में बिल्कुल है एबीजीज, एक्सरे और टोक्स के लिए मेरे दिमाग में बिल्कुल है। आप लोगों के वाइवे में अभी दिन है, आप लोगों का वाइवा कब है? 27 सितंबर को है ना? जी सर। तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी अगर कर लिया तो भूल जाएंगे तब तक, इसलिए आप मेरे पे भरोसा करें। और सर ईसीजी भी तो करनी है। जिंदगी बखैर आपको सारी चीजें करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। ईसीजी भी करेंगे अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी देखो 1 महीना और 3 दिन, 1 महीना और 4 दिन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से। अच्छा मैं एक जो है वो एनी क्वेश्चन
जो हो तो बगैर ये सोचे हुए कि ये आंसर क्वेश्चन आपका गलत है या सही है, प्लीज जूनियर्स यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रेजिडेंट है वो अगर सवाल नहीं पूछ रहे तो वो अपने साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। और अगर उनको शर्म आ रही है या उनको ये डर लग रहा है कि मैं जिस तरह नुसरत को डांट रहा होता हूँ मैं उस तरह उनको डांटूंगा तो मैं उनको नहीं डांटूंगा। ये लोग क्रॉनिक केसेस हैं, ये लोग ना वेंटिलेटर पे हैं, ये लोग सर डीएनआर ये डीएनआर है, बल्कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सर सकता। ये डीएनआर सर आपकी डांट खा के भी हमने क्लास नहीं छोड़ी, फिर भी हमने आना है और हम आते रहेंगे चाहे कितनी भी डांटे आप। ठीक है, तो ये जो बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जो खामोश बैठे हुए हैं प्लीज स्पीक आउट। ठीक है, चले ओके जी, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, कल मुलाकात होगी। थैंक यू।